विभा को खिड़की पर उदास खड़ा देख माँ से रहा नहीं गया। बोली, क्या बात है बेटा, जब से घूमकर लौटी है परेशान सी दिखाई दे रही है। मयंक से झगड़ा हुआ है या कोई और बात है? कुछ तो बता। कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही, संक्षिप्त उत्तर दे विभा वॉशरूम की ओर बढ़ गई। 7 दिन हो गए हैं तुझे यहाँ आए, क्या ससुराल वापस नहीं जाना? माला जी फोन पर फोन किए जा रही है, क्या जवाब दूं उन्हें? तो क्या अब मैं चैन से इस घर में कुछ दिन भी नहीं रह सकती? अगर इतना ही बोझ लगती हूँ तो बता दो, चली जाऊंगी यहाँ से। कहते हुए विभा ने भड़ाक से दरवाजा बंद किया। अरे मेरी बात तो सुन। बाहर खड़ी माँ की आंखें आंसुओं से भीग गई। अभी कुछ दिन पहले ही बड़ी धूमधाम से अपनी इकलौती लाडली बेटी विभा की शादी की थी। जब कुछ बहुत अच्छा था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़का। पहली बार में ही विभा और उसकी पूरी फैमिली को पसंद आ गया था। मयंक की अच्छी जॉब और छोटी फैमिली, और वो भी उसी शहर में। यही देखकर उन्होंने आसानी से इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी कि शादी के बाद बेटी को देखने उनकी निगाहें नहीं तरसेंगी। लेकिन हाल ही में हनीमून मनाकर लौटी बेटी के अजीबोगरीब व्यवहार ने उनकी जान साशंक में डाल दी थी। पत्नी के चेहरे पर पड़ी चिंता की लकीरों ने महेश चंद को भी उलझ में डाल दिया। कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि हेलो आंटी, हेलो अंकल कहते हुए विभा की खास दोस्त दिव्या ने बैठक में प्रवेश किया। अरे तुम कब आई बेटा? पैर छूने के लिए झुकी दिव्या के सिर पर आशीर्वाद स्वरूप हाथ फेरते हुए दिव्या की मां ने पूछा। रात 8 बजे ही घर पहुंची थी आंटी, 4 दिन छुट्टी मिली है इसलिए आज ही मिलने आ गई। तुम्हारी जॉब कैसे चल रही है? महेश चंद के पूछने पर दिव्या ने हंसते हुए उन्हें अंगूठा दिखाया और आंटी की ओर मुखातिब होकर बोली, कैसी है? बहुत दिनों से उससे बात नहीं हुई। मैंने फोन फॉर्मेट करवाया है इसलिए कॉल ना कर सकी और उसका भी कोई फोन नहीं आया। तू पहले इधर आ, कुछ बात करनी है। विभा की माँ उसे सीधे किचन में ले गई। पूरी बात समझने के बाद दिव्या ने उन्हें आश्चर्य किया कि वह तुरंत विभा की परेशानी को उनसे साझा करेगी। बेडरूम के दरवाजे पर दिव्या को देख विभा की खुशी का ठिकाना न रहा। दोनों 4 महीने बाद मिल रही थी। अपनी किसी पारिवारिक उलझन के कारण दिव्या उसकी शादी में भी सम्मिलित न हो सकी थी। कैसी है मेरी जान? हमारे जीजू बहुत परेशान तो नहीं करते हैं? बड़ी अदा से आंख मारते हुए दिव्या ने विभा को छेड़ा। तू कैसी है? कब आई? एक फीकी हंसी हंसते हुए विभा ने दिव्या से पूछा। क्या हुआ विभा? इस समथिंग रॉन्ग देयर? देख मुझसे तू कुछ ना छिपा। तेरी हंसी के पीछे एक गहरी अव्यक्त उदासी दिखाई दे रही है। मुझे बता आखिर बात क्या है? दिव्या उसकी आंखों में देखते हुए बोली। अचानक विभा की पलकें कोर गिले कुछ हो चली। फिर उसने जो बताया वह वाकई चौंकाने वाला था। विभा के अनुसार सुहागरात से ही फिजिकल रिलेशन के दौरान मयंक में वह एक झिझक सी महसूस कर रही थी जो कतई स्वाभाविक नहीं लग रही थी। उन्होंने बहुत कोशिश की, रिलेशन से पहले फोरप्ले आदि भी किया, बावजूद इसके उनके बीच अभी तक सामान्य फिजिकल रिलेशन नहीं बन पाया और न ही वे चरमोत्कर्ष का आनंद ही उठा पाए। इसके चलते उनके रिश्ते में एक चिड़चिड़ापन व तनाव आ गया। ये मयंक उसका बहुत ध्यान रखता और प्यार भी करता। उसकी समझ नहीं आ रहा कि वह क्या करे। माँ पापा से यह सब कहने में शर्म आती है, वैसे भी वे सब ये जानकर परेशान ही होंगे। विभा की पूरी बात सुन दिव्या ने सबसे पहले उसे ससुराल लौट जाने के लिए कहा और धैर्य रखने की सलाह दी। अपना व्यवहार भी संतुलित रखने को कहा ताकि उसके मम्मी पापा को तसल्ली हो सके कि सब कुछ ठीक है। दिव्या की सलाह के अनुसार विभा ससुराल आ गई। इस बीच उसने मयंक के साथ अपने रिश्ते को पूरी तरह से सामान्य बनाने की कोशिश भी की और भरोसा भी जताया कि मयंक की किसी भी परेशानी में वह उसके साथ खड़ी है। उसके इस सकारात्मक रवैये का तुरंत ही असर दिखने लगा। मयंक की झिझक धीरे धीरे खुलने लगी, लेकिन फिजिकल रिलेशन की समस्या अभी तक ज्यों की त्यों थी। कुछ दिनों की समझाइश के बाद आखिरकार विभा ने मयंक को काउंसलर के पास चलने को राजी कर लिया। दिव्या के बताए पते पर दोनों क्लिनिक पहुंचे, जहां यौन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नमन खुराना ने उनसे सेक्स के मद्देनजर कुछ सवाल किए। उनकी परेशानी समझ डॉक्टर ने विभा को कुछ देर बाहर बैठने के लिए कहकर मयंक से अकेले में कुछ बातें की। उन्हें 3 सीटिंग के लिए आने का
सुझाव देकर डॉक्टर नमन के मयंक के लिए कुछ दवाएं भी लिखी। कुछ दिनों के अंतराल पर मयंक के साथ 3 सीटिंग पूरी होने के बाद डॉक्टर नमन के विभा को फोन कर अपने क्लिनिक बुलाया और कहा, विभा जी, आपके पति शारीरिक तौर पर बेहद फिट हैं। दरअसल वे इरेक्शन की समस्या से जूझ रहे हैं, जो एक मानसिक तनाव या कमजोरी के अलावा कुछ नहीं है। इसे पुरुषों के परफॉर्मेंस प्रेशर से भी जोड़कर देखा जाता है। इस समय उन्हें आपके मानसिक संबल की बहुत आवश्यकता है। आपको थोड़ा मजबूत होकर ये जानने की ज़रूरत है कि किशोर वास्तव में आपके पति यौन शोषण का शिकार हुए हैं और कई बार हुए हैं। अपने से काफ़ी बड़ी महिला के साथ रिलेशन बनाकर उसे संतुष्ट करने में उन्हें शारीरिक तौर पर तो परेशानी झेलनी ही पड़ी, साथ ही उन्हें मानसिक स्तर पर भी बहुत जलील होना पड़ा, जिसका कारण नहीं कहीं ना कहीं स्वयं को भी मानते हैं। इसलिए स्वेच्छा से आपके साथ संबंध बनाते वक्त भी वे उसी अपराध बोध का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि फिजिकल रिलेशन की सफलता आपकी मानसिक स्थिति तय करती है। लिहाजा इस अपराध ग्रंथि के चलते संबंध बनाने के वक्त आपके प्रति पूरी ईमानदारी नहीं दिखा पाते। नतीजतन आप दोनों उस सुख के वंचित रह जाते हैं। अतः आपको अभी बेहद सजग होकर उन्हें प्रेम में संभालने की जरूरत है। विवाह को काटो तो खून नहीं। अपने पति के बारे में हुए इस खुलासे में वह सन्न रहेगी। क्या ऐसा भी होता है? ऐसा कैसे हो सकता है? एक लड़के का यौन शोषण आदि तमाम बातें उसकी समझ पर के परे थे। उसका मन मानने को तैयार नहीं था कि एक हट्टा कट्टा नौजवान भी कभी यौन शोषण का शिकार हो सकता है, पर यह एक हकीकत थी जिसे झुठलाया नहीं जा सकता था। अतः अपने मन को कड़ा कर वह पिछली सभी बातों पर गौर करने लगी। पूरा समय मजाक मस्ती के मूड में रहने वाले मयंक का रात के समय बेड पर कुछ अनमना और सहज हो जाना, इधर स्त्री सुलभ लाज के चलते विभा का उसकी प्यार की पहली का इंतजार करना, मयंक की और ये शुरुआत न होते देख कई बार खुद की अपने प्यार का इजहार कर मयंक को रिझाने की कोशिश करना, लेकिन फिर भी मयंक में शारीरिक सुख के लिए कोई उत्कंठा या भूख नजर न आना इत्यादि कई ऐसी बातें थी जो उस वक्त विभा को विस्मय में डाल देती थी। खैर, बात कुछ भी हो, आज एक विभिन्न से सच्चाई विभा के सामने परोसी जा चुकी थी और उसे अपनी हलक के नीचे उतरना ही था। हल्के फुल्के माहौल में रात का डिनर निपटाने के बाद विभा के बिस्तर पर जाते ही मयंक को मस्ती में मूड में छेड़ा। तुम्हें मुझ पर जरा भी विश्वास नहीं है? नहीं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब तुम्हें तो मेरी जीने की वजह हो। तुम्हारे बगैर जीने को तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। मयंक ने घबराते हुए कहा, अच्छा, अगर ऐसा है तो तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई मुझसे क्यों छिपाई? विभा ने प्यार से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन मुझे डर था कहीं तुम मुझे ही गलत ना समझ बैठो। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ विभा, और किसी भी हकीकत पर तुम्हें खोना नहीं चाहता था। इसलिए कहकर मयंक चुप हो गया। फिर कुछ देर की गहरी खामोशी के बाद अपनी चुप्पी तोड़ते हुए मयंक बताने लगा, मैं 10th में पढ़ने वाला 18 वर्षीय किशोर था जब कामिनी आंटी से मेरी पहली मुलाकात हुई। उस दिन हम सभी दोस्त क्रिकेट खेल रहे थे। अचानक हमारी बेल पार्क की बेंच पर अकेली बैठी कामिनी आंटी को जा लगी। अगले ही पल बॉल कामिनी आंटी के हाथों में था। चूंकि मैं ही बैटिंग कर रहा था, अतः दोस्तों ने मुझे ही जाकर बैल लाने को कहा। मैंने माफी मांगते हुए उनसे बॉल मांगी तो उन्हें हट से ओके कहते हुए वापस कर दी। लगभग 30-35 की उम्र दिखने में बेहद खूबसूरत व पढ़ी लिखी सलीकेदार कामिनी आंटी से बातें कर मुझे बहुत अच्छा लगता था। फाइनल परीक्षा होने की थी, अतः मैं बहुत कम ही खेलने जा पाता था। कुछ दिनों बाद हमारी मुलाकात होने पर बातचीत के दौरान कामिनी आंटी ने मुझे पढ़ाने में पेशकश की, जिसे मैंने सहर्ष स्वीकार किया। चूंकि मेरे घर में कुछ भी दूरी पर उनका अपार्टमेंट था, इसलिए मम्मी पापा से भी मुझे उनके घर जाकर पढ़ाई करने की इजाजत मिल गई। फिजिक्स पर कामिनी आंटी की पकड़ बहुत मजबूत थी। कुछ लेसन को मुझे बिल्कुल नहीं आते थे, उन्होंने मुझे अच्छी तरह समझा दिए। उनके घर में शांति का माहौल था, बच्चे थे नहीं और अंकल अधिकतर टूर पर ही रहते थे। कुछ मिलाकर इतने बड़े घर में रहने वाले वे अकेली प्राणी थी। बस उनकी कुछ बातें हमेशा मुझे खटकती, जैसे पढ़ाते वक्त उनका मेरे कंधों में हेलो से दबा देना, कभी उनके रेंगते हाथों की छुअन अपनी जांघों पर महसूस करना। ये सब करते वक्त वे बड़ी अजीब नजरों से मेरी आंखों में देखा करती, पर उस वक्त ये सब समझने के लिए मेरी उम्र बहुत छोटी
होती थी। उनकी ये बातें मुझे को कुछ परेशान अवश्य करती, लेकिन फिर पढ़ाई के बारे में सोचकर मैं वहाँ जाने का लोभ समर्पण न कर पाता। मेरी परीक्षा से ठीक एक दिन पहले पढ़ते वक्त उन्होंने मुझे एक गिलास जूस पीने को दिया और कहा कि इससे परीक्षा के वक्त मुझे एनर्जी मिलेगी। जूस पीने के कुछ देर बाद ही मुझे कुछ नशा सा होने लगा। मैं उठने को हुआ और लड़खड़ा गया। तुरंत उन्होंने मुझे संभाल लिया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद न रहा। 2-3 घंटे बाद जब मेरी आँख खुली तो सिर में भारीपन था और मेरे कपड़े कुछ अव्यवस्थित। मैं बहुत घबरा गया। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा था। कामिनी आंटी की संदिग्ध मुस्कान मुझे विचलित कर रही थी। दूसरे दिन पेपर था, अतः दिमाग पर ज्यादा जोर न देते हुए मैं तुरंत पर घर लौट आया। दूसरा पेपर मैथ का था। चूंकि फिजिक्स का पेपर हो चुका था, इसलिए कामिनी आंटी के घर जाने का कोई सवाल नहीं था। 2 दिन बाद कामिनी आंटी का फोन आया। आखिर बार उनके घर में मुझे बहुत अजीब हालात का सामना करना पड़ा था, अतः मैं अब वहां जाने से कतरा रहा था। लेकिन माँ के जोर देने पर कि चला जा बेटा, शायद वे कुछ इम्पोर्टेंट बताना चाहती हो, न चाहते वो भी मुझे वहां जाना पड़ा। उनके घर पहुंचना तो दरवाजा अध खुला था। दरवाजे को ठेलते हुए मैं उन्हें पुकारता हुआ भीतर चला गया। हाल में मध्यम रोशनी थी। सोफे पर लेटे हुए उन्होंने इशारे में मुझे अपने पास बुलाया। कुछ हिचकिचाहट में उनके समीप गया तो मुंह से आ रही शराब की तेज दुर्गंध ने मुझे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। मैं पीछे हट पाता उससे पहले ही उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे सोफे पर अपने ऊपर खींच लिया। बिना कोई मौका दिए उन्होंने मुझ पर चुंबनों की बौछार शुरू कर दी। ये क्या कर रही हैं आप? छोड़िए मुझे, कहकर मैंने अपनी पूरी ताकत से उन्हें अपने से अलग किया और बाहर की ओर लपका। रुको, उनकी गरजती आवाज ने मानो मेरे पैर बांध दिए। मेरे पास तुम्हें कुछ दिखाने को है, कुटिलता से उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उनके मोबाइल में मैंने जो देखा वह मेरे होश उड़ाने के काफी था। वह एक वीडियो था जिसमें मैं उनके ऊपर साफ्तों पर चढ़ा दिखाई दे रहा था और उनकी भंगिमाएं कुछ नानुकर सी प्रतीत हो रही थी। उन्होंने मुझे साफ साफ धमकाते हुए कहा कि यदि मैंने उनकी बातें न मानी तो वे इस वीडियो के आधार पर मेरे खिलाफ रेप का केस कर देगी। मुझे व मेरे परिवार को कॉलोनी से बाहर निकलवा देगी। मेरे पांव तले जमीन खिसक गई। फिर से मैंने अपना बचाव करते हुए कहा कि ये सब गलत है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तब हंसते हुए बोली, तुम्हारी बात पर यकीन कौन करेगा? क्या तुमने देखा नहीं कि मैंने किस तरह से इस वीडियो को शूट किया है? इसमें साफ साफ मैं बचाव की मुद्रा में हूँ और तुम मुझ पर जबरदस्ती करते नजर आ रहे हो। मेरे हाथ पांव फूल चुके थे। मैं उनकी सभी बातें सिर झुकाकर मानता चला गया। जाते समय उन्होंने मुझे सख्त हिदायत दी कि जब मैं तुम्हें बुलाऊं चले आना और कोई नानू को नहीं चलेगी और भूल कर भी ये बातें कहीं शेयर न करना, वरना वे पूरी मेरी जिंदगी तबाह कर दी। मैं उनके हाथों की कठपुतली बन चुका था। उनके हर बुलावे पर मुझे जाना होता। अंतर्गत संबंधों के दौरान भी वे मुझसे बहुत क्रूरतापूर्वक पेश आती थी। उस समय किसी से यह बात कहने की मैं हिम्मत नहीं जुटा सका। एक तो अपने आप पर शर्मिंदगी, दूसरे माता पिता की बदनामी का डर। मैं बहुत ही मायूस हो चला था। मेरी पूरी पढ़ाई चौपट हो चली थी। करीब साल भर तक मेरे साथ यही सब चलता रहा। एक बार कामिनी आंटी ने मुझे बुलाया और कहा कि आज आखिरी बार मैं उन्हें खुश कर दूंगी तो वे मुझे अपने शिकंजे से आजाद कर देगी। बाद में पता चला कि अंकल जी का कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया। महीनों एक लाचार जीवन जीते मैं थक चुका था। उस बेबसी और पीड़ा को मैं भूल जाना चाहता था। उसी साल मुझे भी पापा ने पढ़ने के लिए कोटा भेज दिया, जहाँ मैंने मन लगाकर पढ़ाई की। पर अतीत की इन परछाइयों ने मेरा पीछा शादी के बाद भी नहीं छोड़ा। जिस कारण आज तक मैं तुम्हारे साथ न्याय नहीं कर पाया, मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। विभा महंग की आंखों में दर्द उतर आया। नहीं महंग, तुम क्यों माफी मांग रहे हो? माफी तो उसे मांगनी चाहिए जिसने अपराध किया है। मैं उस औरत को उसकी किए की सजा दिलवा कर रहूंगी और तुम्हें न्याय। वह विभा के महंग ने आंसू पोंछे। नहीं विभा, उससे बहुत डर लगता है। तुम्हारा यही डर तो मुझे खत्म करना है, कहते हुए विभा ने मन में कुछ ठान लिया। अगले दिन से विभा ने कामिनी आंटी के बारे में पता करने की मुहिम छेड़ दी। जिस अपार्टमेंट में वे रहती थी वहां जाकर खोजबीन करने पर उसे सिर्फ इतना पता चल सका कि कामिनी आंटी के पति का ट्रांसफर भोपाल में हुआ है। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अपने सास ससुर को भी उससे महंग की इस आप बेटी के बारे में बताया, जिसे सुनकर वे भी सिहर उठे। अपने बेटे के साथ महीनों हुए इस शोषण के खिलाफ उन्होंने भी आवाज उठाने में एक पल की देर न लगाई। एक दिन भी फेसबुक पर कुछ देखते समय विभा ने मन में अचानक एक विचार कौंधा। उसने कामिनी गुप्ता के नाम में FB पर सर्च किया। भोपाल की जितनी भी कामिनी मिली उनमें उस कामिनी को ढूंढना असंभव नहीं पर मुश्किल जरूर था। पर अपने पति को न्याय दिलाने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार थी। आखिरकार उसने सास ने जिस एक कामिनी की फोटो पर उंगली रखी वह उसे देखते ही रह गई। साफ दमकता रंग, आकर्षक व्यक्तित्व की धनी कामिनी आंटी आज 10 साल बाद भी अपनी वास्तविक उम्र में कम की नजर आ रही थी।
यकीनन उन्हें देखकर इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वे एक संगीन जुर्म में लिप्त रह चुकी है। तुरंत विभा ने उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। 2-3 दिन बाद कामनी आंटी ने विभा की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। धीरे धीरे उसके कामनी आंटी की तारीफों के पुल बांधे हुए उनसे मेल जोल बढ़ाया और उनका फोन नंबर ले लिया। अब उसका अगला कदम पुलिस को इस मामले की जानकारी देना था, लेकिन चूंकि सालों पुराने हुए अपराध को साबित करने के लिए उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था, अतः पुलिस ने उसकी सहायता करने में अक्षमता जताई। विभा जानती थी कि अगर सबूत चाहिए तो उसे कामनी आंटी के पास जाना ही होगा। उसने मैंग को समझाया और हौसला दिया कि वो एक बार फिर से कामनी आंटी का सामना करे। योजना के तहत विभा ने कामनी आंटी जी से फोन पर बात करते हुए उन्हें बताया कि वो पर्सनल काम से अपने पति के साथ भोपाल आ रही है। कामनी आंटी ने उसे अपने घर आने का निमंत्रण दिया। नियत समय पर विभा ने कामनी आंटी के घर भी की बेल बजाई। कुछ पलों के पश्चाताप उन्हें दरवाजे पर देख विदर्शना से उसका मुंह कसैला हो गया, पर अपनी भावनाओं पर काबू रख उसने मुस्कुराते हुए हाल के अंदर प्रवेश किया। सहज भाव से कामनी आंटी ने उसका स्वागत किया। कुछ औपचारिक बातों से मध्य की मैंग ने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजे पर एक आकर्षक पुरुष को देख कामनी आंटी कुछ अचरज से भर उठी। उन्होंने मैंग पर पश्चावाक निगाह डालते हुए उसका परिचय जानना चाहा। इधर विभा मैंग से अनजान बन वही खड़ी रही। मैंग अपना परिचय देता उससे पहले ही कामनी आंटी ने उसे लगभग पहचानते हुए पूछा, तुम दाद देने पड़ेगी। आपकी नज़र की कुछ ही पलों में मुझे पहचान लिया। कामनी आंटी कुछ और कहती उससे पहले ही विभा ने उसने चलने की इजाज़त मांग ली। तुम यहाँ किस मकसद से आए हो, क्या चाहते हो? कहना चाहते ही वे मैंग पर बरस पड़ी। अरे वह पहले तो आप मुझे बुलाते ना थकती थी और आज इतना बेगाना व्यवहार। मैंग ने अपने हर शब्द पर जोर देते हुए कहा, अच्छा तो तुम मुझे धमकाने आए हो? भूल गए सालों पहले मैंने तुम्हारी क्या हालत की थी? कामनी आंटी अपनी असलियत पर आ चुकी थी। अच्छी तरह याद है, इसलिए तो आपके उन गुनाहों की सजा दिलाने चला आया। मैंग ने हंसकर कहा, तुम्हें मेरा पता किसने दिया और क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है? कामनी आंटी बौखलाकर मैं बोले जा रही थी। तुम मुझे अच्छी तरह से जानते नहीं हो, इसलिए यहाँ आने की भूल कर दी। तुम्हारे जैसे जाने कितने मैंगों को मैंने अपनी वासना से जाल पर फंसाया और बर्बाद कर दिया। तुम आज भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अभी मेरे पास वह वीडियो मौजूद है जिसे मैंने तुम्हें फंसाने के लिए बनाया था। तुम कल भी मेरा दिल बहलाने का खिलौना थे और आज भी वही हो। अपनी सलामती चाहते हो तो निकल जाओ यहाँ से। कामनी आंटी ने चिल्लाते हुए कहा, जरूर निकल जाएंगे, लेकिन आपको सलाखों के पीछे पहुंचाकर। कामनी आंटी कहती हुई वह अंदर आकर मैंग के पास उसका हाथ पकड़कर खड़ी हो गई। उसके पीछे महिला पुलिस भी थी। किसी फिल्मी ड्रामे की तरह अचानक हुए उस घटनाक्रम के कामनी आंटी बौखला गई। बोली, ये कहाँ हो रहा है? कौन हो तुम सब? मैं किसी को नहीं जानती, निकल जाओ तुम सब यहाँ से। इतनी आसानी से मैं आपको कुछ भी भूलने नहीं दूंगा। मैं हूँ विभा, मैंग की पत्नी। आपकी एक नापाक हरकत ने मेरे बेकसूर पति की जिंदगी तबाह कर दी। अब बारी आपकी। इंस्पेक्टर, यही है वह कामनी जिसने मेरे पति का शारीरिक शोषण किया था, जिसके सारे सबूत इस कैमरे में मौजूद है। सेंटर टेबल में फूलदान के विभा ने एक डिटेन कैमरा निकालते हुए पुलिस को सौंप दिया, जैसे उसने कुछ देर पहले ही कामनी आंटी की नजर बचाकर रख दिया था। अपनी घिनौनी करतूत के सबूत को सामने देख अचानक ही कामनी आंटी ने अपना रुख बदला और मैंग के सामने गिड़गिड़ाने लगी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा किसी के साथ ऐसा नहीं करूंगी। तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे बचा लो। कुछ सालों पहले मैंने भी यही शब्द आपके सामने कहे थे और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया था, लेकिन आपने जरा भी दया नहीं दिखाई थी। कामनी आंटी की ओर घृणा से देखते हुए मैंग ने मुंह फेर लिया। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में पता चला कि कामनी आंटी के पति उन्हें शारीरिक सुख देने में काबिल नहीं थे, जिससे ना ही वे कभी मां बन सकी और ना ही उन्हें शारीरिक सुख मिला। लेकिन इस सुख के पाने के लिए उन्होंने जो रास्ता अपनाया वह नितांत गलत था। इधर मैंग का खोया सामान उसे वापस मिल चुका था। थैंक यू सो मच विभा, तुमने मुझे एक शापित जिंदगी से मुक्ति दिलाकर मेरा खोया आत्मविश्वास वापस दिलाया है। कहते कहते मैंग का गला भर गया। अच्छा तो इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? शरारत से हंसते हुए विभा ने उसे छेड़ा। ठीक है, तो आज रात को अपना गिफ्ट पाने के लिए तैयार हो जाओ। मैंग भी मस्ती के मूड में आ चुका था। शादी के बाद पहली बार मैंग के चेहरे पर वास्तविक खुशी देखकर विभा ने चैन की सांस ली और शर्माकर अपने प्रिय के गले लग गई। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।